कुमार वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज, दहिला मऊ, प्रतापगढ़। साकेत ई शिक्षा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन बटन को दबाकर लाइक और सब्सक्राइब कर के आप हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हम शुरुआत करते हैं, आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कोई सुझाव भी हो तो बिल्कुल सुझाव दीजिएगा। जो भी कमियां होंगी हम उसको पूरा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। अनुसंधान के प्रकार। इसके पहले वीडियोज़ में हमने बताया था रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अनुसंधान के प्रकार। शोध कार्य संपन्न करने हेतु विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। शोध के कई प्रकार होते हैं, जैसे सबसे पहले है आपका मात्रात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च। मात्रात्मक से क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ें बहुत नपी तिली होनी चाहिए और बहुत ही अच्छे ढंग से होनी चाहिए, जिससे क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा जो है, जैसे हम क्वांटिटी बोलते हैं उसे क्वांटिटिव होता है, मात्रा क्या होनी चाहिए, मात्रात्मक होनी चाहिए अनुसंधान की जो आपकी प्रक्रिया जो प्रकार है इसमें। फिर आ जाता है आपका गुणात्मक अनुसंधान, क्वालिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक से क्या मतलब होता है, गुणात्मकता से मतलब होता है कि गुणवत्ता हो। गुणवत्ता क्या होती है, जैसे किसी भी चीज़ की गुणवत्ता परखनी है आपको, तो जो रिसर्च होता है उसमें सबसे मेन चीज़ होती है आपकी गुणात्मकता होती है, क्वालिटी होती है, कि जो हम शोध कार्य करने जा रहे हैं उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए। जिन जिन चीज़ों का हम उसमें समावेश करते हैं वो क्वालिटी परख होना चाहिए। इसीलिए इसको गुणात्मक अनुसंधान भी आता है इसमें, कि जो क्वालिटी से रिलेटेड होता है उसकी क्वालिटी जो है बहुत बढ़िया होनी चाहिए। क्वालिटी से मतलब ये होता है कि जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल दुकान से या मार्केट में हम सब्जी ही लेने जाते हैं, तो उसको देखते हैं, उठा करके देखते हैं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये नहीं है। और कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो देखते हैं कि इसकी डेट एक्सपायर हो गई कि नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि हम क्वालिटी को चेक करते हैं, उसकी गुणवत्ता को चेक करते हैं, तभी हम किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं। उसी तरीके से जो हमारा अनुसंधान है वो गुणात्मक होना चाहिए, क्वालिटेटिव रिसर्च होना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं विवरणात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। विवरणात्मक से क्या मतलब होता है, विवरण परक होना चाहिए। अगर हम कोई भी शोध कार्य कर रहे हैं, कोई भी अनुसंधान कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है उसमें विवरण होना चाहिए। विवरण से मतलब होता है किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन, पूरी तरीके से उसका वर्णन होना चाहिए। अगर हम किसी एरिया का लेते हैं, किसी क्षेत्र का लेते हैं, किसी स्थान का लेते हैं, किसी देश का या किसी प्रदेश का कोई भी टॉपिक चूज़ करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव वहाँ पे वर्णन करना होता है। फिर आ जाता है आपका विश्लेषणात्मक अनुसंधान, एनालिटिक रिसर्च। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जो है विश्लेषण किया जाता है सारी चीज़ों का,
फिर हम आ जाते हैं अनुप्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। फिर आपका हम अगला पॉइंट है आधारभूत अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च। तो आधारभूत सिद्धांत से क्या मतलब होता है? फंडामेंटल से कि जो हमारा मेन बेस होता है, आधार होता है। आधार मतलब जैसे हम घर बनवाते हैं, सब कहते हैं पहले भैया देखिए नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ही हमें घर बनवाना है। तो आधारभूत जो संरचना है वो मजबूत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो हमारा आधारभूत फंडामेंटल रिसर्च है, जो हमारा शुरुआती चीज होती है वो अच्छी होनी चाहिए। फिर आ जाता है अवधारणात्मक अनुसंधान, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्ट परख होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें, उसका विवरण क्लियर होना चाहिए। फिर आ जाता है डायग्नोस्टिक, नैदानिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च से मतलब होता है कि ऐतिहासिक अनुसंधान जो है वो आपका ऐतिहासिक होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो आप अनुसंधान करिए वो आपका अच्छा होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए, जिससे लगे कि हाँ ये ऐतिहासिक अनुसंधान है आपका। ठीक है, तो ये था हमारा अनुसंधान के प्रकार थे। इसी में क्रम में हम चलते हैं आगे आपके पास। रिमोट सेंसिंग की हम बात करते हैं। रिमोट सेंसिंग क्या है, उसकी परिभाषा, उसका प्रकार, उसका चरण, उसका अनुप्रयोग। तो हम कोई भी शुरुआत करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि हमें ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास जानने का मतलब ये होता है कि उसके बारे में हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो उसके इतिहास पता चल जाता है, तो उसके आगे हमें क्या करना है ये भी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो रिमोट सेंसिंग का आपका जो है थोड़ा सा इतिहास हम बताएं। बलूनिस्ट G2 नाचान ने 1858 में अपने गुब्बारे से पेरिस की तस्वीर बनाई। मैसेंजर, कबूतर, पतंग, रॉकेट और मानव रहित गुब्बारे भी शुरुआती छवियों के लिए उपयोग किए जाते थे। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले बलूनिस्ट G2 नाचान ने 1858 में अपने गुब्बारे से एक तस्वीर बनाई। कहने का मतलब है मैसेंजर्स, रिमोट सेंसिंग, इसमें कबूतर है, पतंग है, पहले इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में होने वाली सैन्य निगरानी और पुनर्जागरण उद्देश्यों के लिए व्यवस्थित हवाई फोटोग्राफी विकसित की गई थी और P-51, P-38, RB-66 और F-4C जैसे संशोधित विमानों के उपयोग के साथ शीत युद्ध के दौरान पर्वतारोहण तक पहुंचा गया था, या विशेष रूप से डिजाइन प्लेटफॉर्म जैसे U-2R-1, SR-71, A-5 और OB-1 श्रृंखला दोनों ओवरहेड और स्टैंड अप संग्रह में डिज़ाइन किए गए थे। बाद में इमेजिंग प्रौद्योगिकियों ने इंफ्रारेड, पारंपरिक डॉपलर और सिंथेटिक एपर्चर रडार भी शामिल हुआ। कहने का मतलब ये हमारा थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास है रिमोट सेंसिंग का। यहाँ पे किस तरीके से हम मैसेंजर का इस्तेमाल करते थे। अब देखा जाए तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्टिफिशियल सैटेलाइट के विकास ने युद्ध के अंत तक वैश्विक स्तर पर प्रगति के लिए रिमोट सेंसिंग की अनुमति दी। लैंडसैट, निम्बस जैसे विभिन्न पृथ्वी निरीक्षण और मौसम उपग्रहों पर घुसपैठ और URS जैसे हालिया मिशनों के नागरिक अनुसंधान और सैन्य अनुसंधान के लिए विभिन्न आंकड़ों के वैश्विक माप प्रदान किए गए। अन्य ग्रहों के लिए अंतरिक्ष जांच ने बाहरी अंतरिक्ष में रिमोट सेंसिंग में अध्ययन करने का अवसर भी प्रदान किया। तो कहने का मतलब है कि 20वीं शताब्दी में जो हमने रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया शीत युद्ध के दौरान,
कि जो घुसपैठ होते थे इसके द्वारा घुसपैठियों का हम पता करते थे। ये सब सारी चीज़ों का इसमें उपयोग किया गया। अगर हम बात करें हालिया घटनाओं में तो 1960 और 1970 के दशक में उपग्रह इमेजरी की संस्करण के लिए विकास शामिल है। नासा एम्स रिसर्च सेंटर GTI और ESL इंक समेत सिलिकॉन घाटी के कई शोध समूह ने फूरियर ट्रांसफर तकनीक विकसित की है जो इमेजरी डेटा के पहले उल्लेखनीय वृद्धि के लिए अग्रणी है। 99 में पहला वाणिज्यिक उपग्रह आइकोनोस का शुभारंभ हुआ था। तो जो हमारा रिमोट सेंसिंग है 99 में पहला वाणिज्यिक आपका उपग्रह आइकोनोस का शुभारंभ हुआ। अब हम आते हैं रिमोट सेंसिंग क्या है। व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? अभी हमने उसके इतिहास के बारे में बताया, रिमोट सेंसिंग का इतिहास क्या है, और हम बात करते हैं कि रिमोट सेंसिंग है क्या, इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। ठीक है, तो आते हैं रिमोट सेंसिंग दूरस्थ स्थानों पर रिकॉर्डिंग, अवलोकन, वस्तु या घटनाओं की गतिविधियों को संदर्भित करता है। कहने का मतलब है रिमोट सेंसिंग के द्वारा हम कहीं पे भी दूर पे हो रही घटनाओं को, उसकी गतिविधियों को संदर्भित करता है। इसके साथ साथ सीधे वो सेंसर के द्वारा, रिमोट सेंसिंग में सेंसर होता है, सेंसर के द्वारा क्या होता है घटनाओं के साथ सीधे संपर्क में नहीं होता है, जानकारी को घटनाओं से सेंसर तक यात्रा करने के लिए एक भौतिक वाहक की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिमोट सेंसिंग होता है वो दूर कहीं पर भी कोई भी हवाई हमले हो रहे हैं, कोई भी चीज़ें हो रही हैं, तो इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम उस घटना से बच सकते हैं। अगर कोई हमला हो रहा है हमारे ऊपर या कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उसके द्वारा बचा जा सकता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण आमतौर पर रिमोट सेंसिंग में एक सूचना वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। रिमोट सेंसिंग सिस्टम का उत्पादन आमतौर पर एक दृश्य का प्रतिनिधित्व करने वाली एक छवि के रूप में देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका प्रयोग एक फोटो लेने के लिए, फोटो समझते हैं ना, फोटो लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल कि कोई भी घटना हो, कोई भी युद्ध हो, तो वहाँ से दूर से ही हवा में ही सेंसर के द्वारा हम उपयोग कर सकते हैं। तो हम आते हैं अगले टॉपिक पे, रिमोट सेंसिंग के प्रकार। रिमोट सेंसिंग के क्या क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। सबसे पहले आती है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। सैटेलाइट मतलब सब लोग समझते होंगे सैटेलाइट क्या होती है। सैटेलाइट से ही सारी चीज़ें हमारी चलती हैं। जो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कई सेंसर से लैस होते हैं। इनका मुख पृथ्वी की ओर होता है। वे पृथ्वी पर लगातार अनुमानित कक्षाओं में घूमते हुए दिखते हैं। कहने का मतलब होता है जो हमारी सैटेलाइट होती है जो पृथ्वी के चारों ओर वो क्या होती है, घूमती रहती है चारों तरफ वो चक्कर लगाती रहती है। इससे क्या होता है, और उसका जो आकार होता है वो हमारी पृथ्वी की तरफ होता है, क्योंकि सैटेलाइट पृथ्वी के उसके ऊपर है और उसका आकार नीचे की तरफ होता है। उसका मुंह जो होता है नीचे की तरफ होता है, जिससे वहाँ पर हो रही सारी चीज़ों को वो कवर करता है। कहने का मतलब कि इसलिए वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी से सेंसर तक यात्रा करने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण पर वातावरण के प्रभाव को समझना आवश्यक है। वायुमंडलीय घटक, वेवलेंथ डिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन और विकिरण के बिखरने का कारण बनते हैं। ये प्रभाव छवियों की गुणवत्ता को कम करते हैं। छवियों के आगे विश्लेषण और व्याख्या के अधीन होने से पहले कुछ वायुमंडलीय प्रभावों को भी इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग था। और हम आ जाते हैं दूसरा उसके प्रकार में, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग। ऑप्टिकल और इंफ्रारेड की बात करते हैं। ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसिंग। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग में ऑप्टिकल सेंसर पृथ्वी से रिफ्लेक्टेड और
स्कैटर्ड होने वाली सोशल रेडिएशन का पता लगाते हैं और अंतरिक्ष में कैमरे से ऊपर की तस्वीरों की तरह छवियों को बनाते हैं। पानी, मिट्टी, वनस्पति, इमारतों और सड़कों जैसी विभिन्न सामग्रियों में विभिन्न तरीकों से विजिबल और इंफ्रारेड लाइट दिखाई देती है। सूर्य के नीचे देखे जाने पर उनके पास अलग अलग रंग और चमक होती है। कहने का मतलब है हमारा ये कि जितनी भी चीज़ें होती, पानी, मिट्टी, वनस्पति, जो हमारा ऑप्टिकल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग होता है वो सीधे पृथ्वी की तरफ मूव होता है और वहाँ से वो सारी चीज़ों को वो कवर करता है। वो चाहे आपका इसमें से मिट्टी हो, सड़क हो, चाहे जितनी भी चीज़ें हों, वो इंफ्रारेड के द्वारा काम करता है। फिर पृथ्वी से उत्सर्जित थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को मापने वाले इंफ्रारेड सेंसर भी हैं, जिसमें ज़मीन या समुद्र की सतह का तापमान प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, इसमें क्या है, पृथ्वी से उत्सर्जित थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन को मापने वाले, कहने का मतलब है कि पृथ्वी से उत्सर्जित जो इंफ्रारेड रेडिएशन को मापने के लिए जमीन या समुद्र के अंदर इसके तापमान को नापा जा सकता है। ये था आपका ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग। तो हम आगे आते हैं अगले प्रकार में, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। क्या है माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग? इसमें क्या होता है, कुछ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के द्वारा होते हैं जो निष्क्रिय या सक्रिय माइक्रोवेव सेंसर लेते हैं। सक्रिय सेंसर इमेज द्वारा जाने वाले क्षेत्रों को रोशन करने के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन के पल्सों को उत्सर्जित करते हैं। पृथ्वी की सतह की छवियां जमीन या समुद्र से सेंसर में बिखरे माइक्रोवेव ऊर्जा को मापकर बनाई जाती हैं। इन सैटेलाइट्स में अपने लक्ष्य को उजागर करने के लिए माइक्रोवेव एमिट करने वाली अपनी फ्लैश लाइट होती है। इस प्रकार चित्रों को दिन और रात हासिल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि सैटेलाइट्स में जो फ्लैश लाइट्स लगी होती है उसके द्वारा अगर हम किसी भी पृथ्वी के ऊपर किसी भी छवि को या चित्र को लेना चाहते हैं तो चाहे दिन हो या रात हो, इसके द्वारा हम फोटो को कैप्चर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग पे। एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का अनुप्रयोग कैसे हम करते हैं? तो यह पहला है आपका, उपग्रहों और विमानों पर कैमरे पृथ्वी की सतह पर बड़े क्षेत्रों की छवियां लेते हैं, जिससे हम जमीन पर खड़े होकर जितना देख सकते हैं उससे कहीं अधिक देखने की इजाज़त देते हैं। कहने का मतलब है कि इसके द्वारा हम, जो हमारी सैटेलाइट होती है, रिमोट सेंसिंग होता है, इसके द्वारा हम जो हम क्षेत्र होता है जितना हम कैमरे से देख सकते हैं उसके द्वारा भी हम इस चित्र को देख सकते हो, चाहे पृथ्वी पर, जमीन पर, कहीं पे भी हो, सतह पर हो, वो छवियों को, चित्रों को वो कवर कर लेता है। सेकंड आ जाता है जहाज़ों पर सोनार सिस्टम। समुद्र के नीचे यात्रा किए बिना ही समुद्र तल की छवियों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, तो हम बात करते हैं जहाज़ों पर। जो हमारी जहाज़ होती है समुद्र के नीचे जाए ही बिना, जो हमारा ये सिस्टम होता है, सैटेलाइट जो होती है, समुद्र के अंदर जाए बिना ऊपर से ही समुद्र के अंदर के तलों की फोटोग्राफ्स को या छवियों को वो कलेक्ट कर लेता है। थर्ड आते हैं हम, उपग्रह पर कैमरों का उपयोग महासागरों में तापमान परिवर्तन की छवियों को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो उपग्रह के द्वारा हम अगर देखा जाए तो महासागरों में तापमान परिवर्तन, जो भी चीज़ें होती हैं, इसके द्वारा हम, सैटेलाइट के द्वारा हम देख सकते हैं। फोर्थ आता है हमारा, बड़े जंगल की आग को अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, जिससे रेंजरों को जमीन से कहीं ज़्यादा बड़ा भेद देखने की अनुमति मिलती है। कहने का मतलब है इसके द्वारा हम, सैटेलाइट के द्वारा हम अंतरिक्ष से हम जमीन पे कहीं भी जगह बड़े जंगल में आग लगी हुई हो, जल रहा हो,
तो वहाँ से भी हम इस चीज़ को हम कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं। 5 आ जाता है, 5th आपका बादलों को ट्रैक करना। बादलों को ट्रैक करना मतलब जो भविष्यवाणियाँ होती हैं ये सब हमारी सेटेलाइट के द्वारा ही होती हैं कि न्यूज़ में आता है आज मौसम बहुत ख़राब रहेगा, आज बारिश होने वाली है, आंधी आ जाएगी। ये सब क्या है? ये सब भविष्यवाणियाँ इसी के द्वारा आपकी होती है। तो हम आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे। एक शहर के विकास और कई वर्षों या यहाँ तक कि दशकों में कृषि भूमि जंगलों में परिवर्तनों को ट्रैक करना है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी शहर को या जंगलों में हो रहे परिवर्तनों को भी इसके द्वारा देखा जा सकता है। तो ये था हमारा आपका आज अनुसंधान के प्रकार थे और रिमोट सेंसिंग का इतिहास था। रिमोट सेंसिंग के बारे में हमने आपको बताया, रिमोट सेंसिंग क्या है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और उसका क्या क्या उपयोग होता है। तो अगर आपको कोई सवाल करना है तो हमारे साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेज के YouTube चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं सवाल को। अगर कोई सुझाव भी हो आप वहाँ दे सकते हैं। आने वाले अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे उस कमी को पूरा किया जा सके। और अंत में आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।